क्लास 11th फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन अगस्त 2024 के हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आईएससी आईकॉम और आईए के लिए है। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल 100% कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। यहाँ पहले थोड़ा देख लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्षा ऋतु पर निबंध लिखना है, तो यहाँ वर्षा ऋतु पर निबंध दे दिए हैं। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में है कि यह कोई नया काम नहीं है, यह कोई नया काम नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जो यह है यही निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, कंठ तालव्य। फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालु। फिर आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। अनुनासिक वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो लास्ट में होते हैं, जैसे क वर्ग का अंग जो है, अंग, ञ, अड़, न और म, यही 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परस्पर। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित चिन्हों में से कौन विषमयादि बोधक चिन्ह है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, को और के लिए किस विभक्ति, किस कारक की विभक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान कारक की। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समय पर धोखा देना। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन आम का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रसाल। रसाल आम का पर्यायवाची शब्द है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कुटिल शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरल। कुटिल का उल्टा होता है सरल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रार्थना शब्द का लिंग क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में है जो स्त्री के स्वभाव का है, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद का मूल नाम है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनपत राय। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में प्रेमचंद रचित उपन्यास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का डी, कायाकल्प। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। महान कथाकार प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 जुलाई 1880 को। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी कब छोड़ी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन छिड़ने पर। फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूस की रात शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र हल्कू व्यवसाय की दृष्टि से क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसान है। वह एक गरीब किसान था, हल्कू जो था वो एक गरीब किसान था। फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तर्षि को देखकर। यानी जब वो सो कर की जगह रात में, तो उसको आकाश में 7 तारों का समूह दिखाई दिया,
तभी उसको पता लग गया कि अभी रात आधी पहर बाकी है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 नंबर। पूस की रात शीर्षक कहानी में किसने मुख्य पात्र से कहा रात की ठंड में यहाँ सोना तो पड़ेगा ही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्कू ने। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में है विधापति किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिव सिंह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 में। विधापति किस काल के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदिकाल। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आदिकाल हो जाएगा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत विधापति के दोनों पद कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुष परीक्षा से। चलिए फिर इसमें आगे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। 27 नंबर में है कि विधापति के पद के अनुसार सपनों में भी गोकुल में कौन नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरधारी। गिरधारी का मतलब कृष्ण। क्या होगा? कृष्ण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 में। विधापति ने कमल पुष्प को नायिका के किस अंग की उपमा में असमर्थ ठहराया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओठ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि उद्धव कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण के दूत। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में है कि विधापति के पद में मधुपुर शब्द किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी, वृंदावन के लिए। चलिए अब खंड ब को देख लेते हैं। खंड है जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और ये 5 अंक का है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का एक वर्षा ऋतु पर निबंध दे दिए हैं। इसको हम लोग देखेंगे वर्षा ऋतु पर निबंध। देखिए ये रहा वर्षा ऋतु पर निबंध। ठीक है, इसको ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख देना है। वर्षा ऋतु हेडिंग बनाना है और फिर उसके नीचे लिखना है कि राजा वसंत वर्षा ऋतुओं की रानी पर दोनों की है अपनी अलग कहानी। यानी राजा जो बसंत ऋतु है वो राजा है और ऋतुओं की रानी वर्षा ऋतु को कहा जाता है, पर दोनों की अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे नीचे वाला लाइन से कि वर्षा ऋतुओं की रानी है, भारत की सभी ऋतुओं में यह एक अनुपम ऋतु है। संसार के बड़े बड़े कवियों ने इस ऋतु की काफ़ी प्रशंसा की है। इस पर अच्छी अच्छी और मार्मिक कविताएं भी लिखी गई है। यह ऋतु संसार को जीवन देती है, प्यासों को पानी देती है और माँ की तरह जीव मात्र का पालन पोषण करती है। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिखेंगे कि अपने यहाँ गर्मी के ठीक बाद वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। इसके प्रभाव से प्रकृति लहलहा उठती है, सूखे पौधे और पत्तियों में प्राण फूंक देती है, चारों ओर हरियालियाँ छा जाती है। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी अपने मधुर से वन में उपवनों की शोभा बढ़ाते हैं। तालाब के किनारे मेढक टर्टर करने लगते हैं, दुबली पतली लताएं बढ़कर फैलने लगती है और वृक्षों से लिपटने लगती है। घने जंगलों में रहने वाले मोर नाचने लगते हैं। ये सभी वर्षा ऋतु में। सारी प्रकृति हरितिमा रूप में धारण कर नए जीवन का स्वागत करती है। सूखी नदियाँ किनारों को तोड़ती फोड़ती आगे बढ़ती हैं और कभी कभी किनारों के पेड़ पौधे को उखाड़कर पछाड़कर धराशायी कर देती है। इस ऋतु में ऐसा लगता है जैसे किसी ने समूची धरती पर ही हरी चादर बिछा दी है। फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है और उसके बाद लिखना है खेत खलिहान बाग बगीचे ताल तलैया आहार पोखर सभी भरे पूरे हो उठते हैं। और फिर यहाँ लिखेंगे कि वर्षा के स्वागत में औरतें इंद्र भगवान की पूजा करती हैं, कदम की डालियों पर झूले लगाकर झूलती हैं तथा काजल लावनी और हिंडोला लगाती हैं। फिर आकाश काले मेघों से भर जाता है, कभी कभी बादलों रहती है। गांव के किसान झूम उठते हैं, उनके होठों पर मुस्कुराहट दौड़ जाती है और आशा और उत्साह का नया वातावरण छा जाता है। और फिर यहाँ लिख देंगे कि इस प्रकार वर्षा ऋतु मनुष्य और प्रकृति को नए सांचे में ढाल देती है। बस इतना आपको 5 अंक मिल जाएगा।